हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक का त्रयोदश पाठ यानी कि 13वां चैप्टर पढ़ने वाले। कौन सा 13वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विश्व शांति। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले हम लोग 12 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो क्या करेंगे, एक बार आप लोग उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सभी चैप्टर क्या है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पिछले वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि आज का जो 13वां चैप्टर है उसका नाम है यहाँ पे विश्व शांति। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके चैप्टर का जो नाम है दोस्तों, वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला है विश्व और दूसरा शांति। ठीक है, चैप्टर के नाम को देख करके आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि आज के चैप्टर में हम लोग विश्व में किस प्रकार से शांति स्थापित हो, इस पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, अभी का जो समय चल रहा है खास करके, वो एकदम बिल्कुल ही अशांति टाइप का माहौल चल रहा है। ठीक है, और ये इतिहास रहा है कि कोई भी देश हो या कोई भी समाज हो, बिना शांति का, जिसको शांति वातावरण नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आज के युग में पूरे विश्व में व्याप्त अशांति को किस प्रकार से शांति में परिवर्तित किया जा सकता है, इस पे आज हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। और यहाँ पे चैप्टर का थोड़ा छोटा सा सारांश लिखा गया है। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर क्या करेंगे, आपका जो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है उसको देखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पाठ्यस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत्समाधानो उपायश्च निरूपितो। ठीक है, इस लाइन के माध्यम से दोस्तों ये कहा जा रहा है कि पाठ्यस्मिन् यानी कि इस पाठ में, ठीक है, इस पाठ में संसारे वर्तमानस्य, इस पाठ में संसार में वर्तमान में अशांति का जो वातावरण क्या है, फैला हुआ है, उसका चित्रण किया गया है। ठीक है, उसका चित्रण किया गया है और साथ ही साथ उसका समाधान उपाय भी क्या किया गया है, निरूपित किया गया है, बताया गया है। किस प्रकार से हम लोग उस अशांत वातावरण को क्या कर सकते हैं, शांति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में वर्तमान संसार में फैले हुए अशांति का चित्रण किया गया है, साथ ही साथ उसका उपाय भी दिया गया है, दर्शाया गया है, जिससे क्या हो सकता है, यदि उन चीज़ों पे अमल किया जाए तो हमारा जो ये पूरा विश्व है, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर आगे लिखा गया है कि देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। देशेषु आंतरिक अशांति, ठीक है, और साथ ही साथ बाह्य अशांति। अब आप देखेंगे कि कोई देश है, ठीक है, उसमें एक राज्य दूसरे राज्य से क्या कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है। साथ ही साथ जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो एक देश दूसरे देश से झगड़ा कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि देशेषु आंतरिकी, देश के अंदर, और बाह्य, ठीक है, देश के अंदर और साथ ही साथ बाह्य यानी कि बाहरी। ठीक है, दोनों रूप में अशांति है। ठीक है, तो देश के अंदर भी और साथ ही साथ बाहर भी अशांति है। यहाँ पे फिर देखिए आगे लिखा गया है, तामुपेक्ष न काश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ। स्थिति दोस्तों ऐसा पैदा हो गया है कि हर कोई अपने जीवन जीने में भी क्या है, असमर्थ हो गया है। इस प्रकार का अशांति के कारण वातावरण जो है इस प्रकार का हो गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन जीने में भी क्या है, असमर्थ है। यहाँ पे फिर लिखा गया है कि सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय, यानी कि पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है, यह क्या है, दुख का विषय है। कि सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय, पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, ये क्या है, दुख का विषय है। फिर यहाँ पे आगे लिखा गया है कि सर्वे जनात्या अशांत्या चिंतिता सन्ति, और सभी लोग क्या है, चिंतित हैं, सभी लोग इस अशांति के कारण चिंतित है। यहाँ पे फिर आगे लिखा गया संसारे तन्निवारणाय प्रयासः क्रियते। संसार में क्या किया जा रहा है दोस्तों, इस अशांति से निवारण के लिए, इस अशांति के निवारण के लिए प्रयास किया जा रहा है, यानी कि किस प्रकार से पूरे संसार में शांति बहाल हो, इसके लिए प्रयास जारी है। और इन चीज़ों में हम लोगों को भी क्या करना होगा, प्रत्येक नागरिक को अपना योगदान देना होगा। उसके बाद ही संसार में व्याप्त जो अशांति है उसको शांति में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा पाठ परिचय। ठीक है, इतना में हम लोगों ने देखा, यहाँ पे फर्स्ट लाइन से शुरू किया और यहाँ तक में हम लोगों ने देखा कि इस पाठ में वर्तमान संसार में जो अशांति फैली हुई है उसका चित्रण किया गया और साथ ही साथ उसका उपाय भी दर्शाया गया है, उपाय भी बताया गया है कि किस प्रकार से उस अशांति से हम लोग निपटारा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यह भी दिखाया गया है कि देशेषु आंतरिकी और बाह्य च, ठीक है, यानी कि देश के अंदर भी अशांति है और साथ ही साथ देश के बाहर भी, एक देश दूसरे देश से क्या हो रहा है,
लड़ रहा है, युद्ध हो रहा है, इन सब कारणों से भी क्या है, बहुत सारा अशांति फैला हुआ है। इस अशांति से सभी लोग क्या है, दुखी हैं और साथ ही साथ चिंतित भी है, और संसार में इसके निवारण के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। इसके निवारण के लिए यानी कि पूरे विश्व में प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से शांति बहाल हो। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर अपना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है जिससे पूरे विश्व में क्या हुआ है, अशांति फैला हुआ है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उसका निपटारा किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि आपको पाठ्य परिचय में ही लिख दिया गया था कि इस पाठ में ये तो दिखाया ही गया है कि किससे क्या है अशांति फैली हुई है, और उसका निवारण भी बताया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन करके पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और गौर से क्या कीजिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा। आपको पता ही होगा दोस्तों कि आपके एग्जाम के लिए एक एक चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब तक किसी भी कहानी को ध्यान से सुनेंगे नहीं तो वो आपको याद नहीं रहेगा। आपके एग्जाम में अब होने ये लगा है कि आपका जो भी प्रश्न पुस्तक से खास करके पूछा जाता है वो संस्कृत में नहीं रहता है, ठीक है, वो हिंदी में ही रहता है और हिंदी में ही जवाब देना रहता है। और यदि आप जब तक इसका क्या करेंगे, हिंदी अर्थ नहीं समझेंगे सभी चैप्टर का, तो वो देना संभव नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव में ही देख लीजिए, ठीक है, यदि आप सभी चैप्टर का हिंदी अर्थ समझ जाते हैं तो एक एक ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर देंगे, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपको ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। पहला लाइन यहाँ पे लिखा गया है, वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। यानी कि वर्तमान संसार में प्रायः, ठीक है, कि वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में क्या हो रहा है, उपद्रव और अशांति देखे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि क्वचित देव शांत वातावरण वर्तते। वर्तमान समय में पूरे संसार में क्या है, उपद्रव और अशांति का माहौल है। ठीक है, बहुत ही कम जगह है, मतलब विरले ही आपको कहीं मिल जाए ढूंढने पे जहाँ पे क्या है, शांति का वातावरण आपको देखने को मिले। यहाँ पे लिखा गया है कि क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या माश्रित्य कहलो वर्तते, कि कहीं, ठीक है, कहीं देश के आंतरिक समस्याओं को लेकर क्या है, कलह है। तेन यानी कि जिसमें शत्रु राज यानी मोद मनानी कहलम वर्जयंती, और जिसमें शत्रु राज आनंदित होकर कलह बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कहीं देश में आंतरिक कारणों से, ठीक है, आंतरिक समस्याओं को लेकर के कलह जब होता है, ठीक है, कलह है, तेन यानी कि उससे शत्रु राज्य क्या होता है, मोद मनानी और कहलम वर्धयंती। जो ही आपके देश में, ठीक है, जो ही आपके देश में आंतरिक कारणों से क्या होगा, कलह बढ़ेगा, तो शत्रु राज्य आनंदित हो उठेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान को ही ले लीजिए, देखिएगा जब जो ही कुछ कश्मीर में होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, भारत में जो ही कुछ होता है तो वो एकदम खुशी मनाने लगता है पाकिस्तान। ठीक है, और वो चाहता है कि किस प्रकार से इसके देश में और भी कलह बढ़े, चाहता है कि नहीं चाहता है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ही आपके देश में आंतरिक कलह क्या होगा, आंतरिक कारणों से कलह बढ़ेंगे, तो शत्रु राज्य जो है वो क्या करेगा, आनंदित होगा, उसको खुशी मिलेगी, ठंडक मिलेगी। ठीक है, और वो चाहेगा कि आपके यहाँ और भी कलह बढ़े, और वो बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है, क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। अनेक राज्यों में क्या है, आपस में शीत युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है, आपस में शीत युद्ध चल रहा है। जब एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ते हैं उसको शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। एक राज्य दूसरे राज्य में ही क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य में एकदम शीत युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे लिखा है कि वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कूल मध्यासीनो दृश्यते। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कूल मध्यासीनो दृश्यते, यानी कि ऐसा लग रहा है ये विश्व जो है, संसार जो है, वो अशांति रूपी सागर के दोनों किनारों पर क्या है, बसा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यह विश्व क्या है, अशांति रूपी सागर के दोनों किनारों पर बसा हुआ है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आगे लिखा गया है कि अशांति च मानवता विनाशाय कल्पते, कि अशांति जो होता है दोस्तों, अशांति च मानवता विनाशाय कल्पते। अशांति जो होता है वो मानवता के विनाश के लिए होता है। किसके, मानवता के विनाश के लिए। जहाँ भी अशांति होगा वहाँ पे मानवता का विनाश होता है। ठीक है, आगे फिर देखिए, अधः विश्व विध्वंसका अन्य अस्त्राणि बहुन्य आविष्कृतानि सन्ति। यानी कि आज के समय में
विश्व को नष्ट करने वाले अनेक अस्त्र शस्त्रों का क्या हो चुका है, आविष्कार हो चुका है। आज का समय ऐसा चल रहा है दोस्तों कि सभी देशों के पास, लगभग देशों के पास अब क्या हो चुका है, परमाणु बम हो चुका है। ठीक है, अब यदि वो चाहे तो एक बार में किसी भी देश पे चला दे और उसका एक भाग क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस अशांति का ही वो भी कारण है, एक कारण वो भी है कि सभी देशों के पास अभी क्या है, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हो गए हैं, जिससे वो खुद को ताकतवर और दूसरों को कमज़ोर, फलाने हमसे कमज़ोर है तो उस क्या होगा, इसमें स्पर्धा बढ़ती है और यहीं से अशांति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अशांति का एक कारण ये भी है। और यहाँ पे फिर आगे लिखा गया है कि तैरेव मानवता नाशे भयम, और इससे मानवता के नाश का भय उत्पन्न होता है। क्या होता है, मानवता के नाश का भय उत्पन्न होता है। अब देखिए, ज्यों ही आप देखेंगे कि किसी के पास क्या है, परमाणु बम है, और वो उधर से बोलेगा कि भाई यहाँ से क्या करेंगे, यदि फलाना हमारा बात क्या हुआ, नहीं माना तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परमाणु बम चला देंगे और वहाँ से क्या होगा, फिर तुम समझना कि क्या होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मानवता का नाश का भी भय होता है कि नहीं होता है। आज मानिए भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता हो और उस पर एक देश क्या करे, उसको मानने को तैयार नहीं है। अब दोनों के पास क्या है, अभी परमाणु बम है, और वो उधर से बोलेगा कि भाई यदि तुमने नहीं माना तो यहाँ से हम परमाणु बम चला देंगे, और तुमने नहीं माना तो हम यहाँ से क्या करेंगे, परमाणु बम चला देंगे। दोनों ही साइड मानवता के नाश का समय है कि नहीं है, मानवता के नाश का भय है कि नहीं। यदि मानिए पाकिस्तान न माने और हम इधर से भारत वाले क्या करें, परमाणु बम चला दे, तो उधर मानवता का क्या होगा, नाश होगा कि नहीं होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि आजकल क्या हो गया है, पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र का आविष्कार हो चुका है, उससे एक ही बार में पूरे देश का देश सन्नाटा किया जा सकता है। ठीक है, यह भी एक विश्व अशांति का कारण है। आगे देखिए, फिर आगे यहाँ पे लिखा गया है कि अशांति कारणम तस्या निवारण उपायोश्च सावधानतया चिंतनीयो। अब देखिए, यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको दिखाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से आंतरिक युद्ध भी, मतलब शीत युद्ध भी चल रहा है, दूसरे देशों से भी युद्ध चल रहा है, एक देश दूसरे देश में भी क्या कर रहा है, अशांति फैलाने का काम कर रहा है। और साथ ही साथ आज के समय में इतने अस्त्र शस्त्र का क्या हो गया है, आविष्कार हो गया है कि लोग धमकाते रहते। ठीक है, कि यदि तुमने हमारा ये बात नहीं माना तो देखो ये कर देंगे, वो कर। तो इस सब से क्या होती है, अशांति फैलती है। अब देखिए, यहाँ पे इस लाइन में यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अशांति के कारण और उसके निवारण के उपाय को सतर्कतापूर्वक सोचना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि अशांति कारणम अशांतये कारणम तस्य निवारणो उपायश्च सावधानतया चिंतनीय। यानी कि अशांति के कारण और उसके निवारण के उपायों को सतर्कतापूर्वक सोचना चाहिए। अब सोचते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा गया है। ठीक है, कि कारणे ज्ञायते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीति। कारण ज्ञात हो जाने पर निवारण का उपाय भी ज्ञात हो जाता है, इति नीति। यानी कि ऐसा नीति है, ऐसा नियम है कि जब आप किसी भी अशांति के कारण को ढूंढ लेते हैं तो उसका निवारण भी आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, दो व्यक्ति में झगड़ा हो रहा है गांव में ही, तो आप उसके कारण को पहले जानेंगे कि भाई झगड़ा क्यों हो रहा है, तो उसका निवारण भी आप सोच सकते हैं, उसका निवारण भी आप कर सकते हैं। अब समझ ले किसी के ज़मीन के लिए किसी का झगड़ा हो रहा है, आपने पता कर लिया कि इस दोनों में जो झगड़ा हो रहा है वो ज़मीन को लेकर के झगड़ा हो रहा है, तो क्या करेंगे, 5 लोग बैठ करके उसके ज़मीन को क्या कर देंगे, जो भी उसका होगा फरिया देंगे कि चलो भाई यहाँ से तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारा, तो उसका निवारण हुआ ना। तो यहाँ पे लिखा गया है, ऐसा नियम है कि किसी भी अशांति का कारण आप ज्ञात कर लेते हैं तो उसका निवारण भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा नियम है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम। अशांति का यहाँ पे 2 कारण दर्शाया गया है। पहला यहाँ पे द्वेष है और दूसरा क्या है, दूसरे की उन्नति को सहन न कर पाना, यानी कि असहिष्णुता। तो आपसे देखिए यहाँ जो है दोस्तों, 2 नंबर का प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अशांति के 2 कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, अशांति के 2 कारण कौन कौन से हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि अशांति के 2 कारण इस प्रकार हैं, पहला द्वेष और दूसरा दूसरों की उन्नति को सहन न कर पाना, अशांति के 2 कारण हैं। ठीक है, और यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। एकौ देश अपरस्य उत्कृष्ट दृष्ट्वा द्वेष्टि। एकौ देश यानी कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख करके क्या करता है, जलता है। दृष्ट्वा द्वेष्टि यानी कि दूसरे देश के उन्नति को देख करके वो जलता है, क्या करता है, जलता है, द्वेष करता है। आगे लिखा है कि तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतरम प्रयत्नते, और
तस्य देशस्य यानी और उस देश की। देखिए पहले तो होता यह है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख करके जलता है, और तस्य देशस्य और उस देश की उन्नति को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करता है। क्या करता है? उस देश की उन्नति को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करता है। ऐसा क्यों करता है? क्यों? पहला ही कारण यहाँ पे लिखा गया है। पहला क्या है? द्वेष यानी कि जलन। ठीक है, यूं ही देखेगा कि फलाना देश क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, दूसरे देश उससे जलने लगता है। क्या करने लगता है? द्वेष करने लगता है, और वो हर संभव प्रयास करता है कि वो किस प्रकार से नीचे गिर जाए। आप गांव घर में ही देखेंगे कि कोई भी जब आगे बढ़ने लगता है तो 10 लोग उसका टांग खींचने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि कैसे ये हमसे नीचे हो जाए। ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई ये यदि आगे बढ़ रहा है तो क्यों आगे बढ़ रहा है, क्या कारण है कि आगे बढ़ रहा है, इसका कारण का पता करें और हम भी उस कर्मों पर क्या करें, चले, उसके कदम ताल पे चले। आखिर उन्होंने क्या किया, हम भी वो करें और आगे बढ़े। ऐसा नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि कैसे इसको भी पीछे कर दे। मतलब हद है यार। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि द्वेषः एव असहिष्णुताम जनयति, यानी कि द्वेषः एव असहिष्णुताम जनयति। द्वेष क्या करता है? असहिष्णुता को जन्म देता है। द्वेष क्या करता है? असहिष्णुता को जन्म देता है। जो ही आप किसी को देख करके जलेंगे तो फिर आप में ये प्रवृत्ति उत्पन्न होगी कि आप किसी भी प्रकार से उसको क्या करें, आगे बढ़ने से रोकिए, उसको वो आगे नहीं बढ़ने दे। ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है इमौ दोषौ परस्परम वैरम उत्पाद्यतः। और ये दोनों दोष जो है, द्वेष और असहिष्णुता, यही वैर उत्पन्न करता है एक दूसरे में, और इसी के कारण अशांति फैलती है। देखिए ज्यों ही कोई आगे बढ़ा, आप उससे द्वेष किए, फिर असहिष्णुता हुआ। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, आप फिर देखिएगा कि आप में प्रेम नहीं रह जाएगा, आप एकदम से एंटी पार्टी जैसे हो जाएंगे। आपका इससे बैर हो जाएगा, इसका इससे बैर हो जाएगा, दोनों में वैर उत्पन्न करता है ये सब चीज़ें। ठीक है, और खास करके स्वार्थश्च वैरम वर्धयन्ति, और स्वार्थ वैर में वृद्धि करता है। क्या करता है? बहुत ही अधिक मात्रा में वृद्धि करता है। ज्यों ही लोग स्वार्थी होने लगते हैं तो इससे क्या होता है, इसमें और भी अधिक मात्रा में आपके लोग दुश्मन बनेंगे, आपसे वैर करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे यहाँ पे लिखा गया है स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन परस्य धर्मम जाति संपत्ति क्षेत्रम भाषाम न वा सहते। यहाँ पे लिखा है कि स्वार्थ से प्रेरित लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अहंकार की भावना से, उनमें एक, ज्यों ही लोग स्वार्थी होगा तो उसमें एक अहंकार की भावना उत्पन्न होती है, और अहंकार की भावना से वे दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा, इन सभी को सहन नहीं करते। ठीक है, वो बोलेगा कि जो हैं हम ही हैं, श्रेष्ठ हैं। ठीक है, हमारा ही भाषा श्रेष्ठ है, हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, हमारा जो क्षेत्र है वो एकदम महान है, बाकी का सब क्या है, वो नरक है। मतलब उसके अंदर दूसरे टाइप का एक क्या हो जाता है, अहंकार आ जाता है, जो भी लोग स्वार्थी होते हैं। फिर यहाँ पे आगे देखिए, आगे लिखा गया है आत्मन एव सर्वम उत्कृष्ट मिति मन्यते। वो सिर्फ और सिर्फ निजी विकास को ही क्या करते हैं, उत्तम मानते हैं, उत्कृष्ट मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ का चाहते हैं, बाकी दूसरे का देखना भी नहीं चाहते। वे अपने निजी विकास को ही क्या करते हैं, उत्तम मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है राजनीतिक ज्ञाश्च अत्र विशेष ने प्रेरका। और इस तरह के विचार के जो मुख्य प्रेरक होते हैं वो राजनीतिज्ञ सब होते हैं, राजनीतिक करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, आज का ही आप माहौल देख लिए, आज कितना हिंदू मुस्लिम का चर्चा आप पूरे देश में देख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे राजनीति हो रही है, तो राजनेता लोग ही इस चीज़ों को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, तो इन सब से भी बच के रहना चाहिए। और ये सब क्या है, अशांति का कारण है। आप देखिए, कोई यदि हिंदू मुस्लिम कर रहा है, अगड़ा पिछड़ा कर रहा है, जातिवाद कर रहा है, ये सब क्या है, धर्म के नाम पे लड़ा देना, मजहब के नाम पे लड़ा देना, ये सब अशांति का कारण है। और ये सब करता कौन है, तो राजनेता करता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि इन सब चीज़ों को प्रेरित कौन करता है, आगे कौन बढ़ाता है, तो राजनीतिक में रहने वाले लोग बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सामान्यो जना न तथा विश्व सन्नी वलेन प्रेरितो जायते। और इस तरह से सिर्फ सामान्य जन ही नहीं, ठीक है, वरिष्ठ लोग भी, अच्छे अच्छे लोग भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। यानी कि अच्छे अच्छे लोग को भी आप देखिएगा कि इन सभी चीज़ों में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, देखेंगे कि हाँ हम हिंदू हैं तो उधर से क्या होगा कि हाँ हम मुस्लिम हैं, और आपस में लड़ने का काम करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वही लोग सिर्फ धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग को भी आप देखिएगा, अच्छे अच्छे लोग भी इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, रुचि लेने लगते हैं और इस सब चीज़ों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, प्रेरित हो जाते हैं लोगों से और प्रेरित करने का काम भी करते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणया।
कि स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय। स्वार्थी भावना को एकदम बलपूर्वक क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। यदि आपके अंदर भी जरा सा भी स्वार्थी भावना हो तो उसको क्या कीजिए, हाँ अभी के अभी त्याग दीजिए, क्योंकि स्वार्थी भावना अशांति का कारण है। आपको क्या करेगा, कभी भी चैन से जीने नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए स्वार्थी भावना को बलपूर्वक त्याग देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। आगे लिखा है कि परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पादते तदा सर्वे स्वार्थ त्यज्यो। यानी कि यदि परोपकारी के प्रति रुचि जग जाती है, यदि परोपकार के प्रति यदि रुचि जग जाती है, तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। क्या होते हैं, सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। यदि परोपकार यानी कि दूसरे की उपकार करने की भावना यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी जग जाए तो क्या होगा, ये जो स्वार्थ की भावना है वो खुद ही खुद मिट जाएगी। इसीलिए अपने अंदर क्या कीजिए, परोपकार की भावना लाइए, दूसरे की उपकार करने की भावना लाइए और इस स्वार्थी भावना को अभी ही क्या कीजिए, बलपूर्वक निकाल दीजिए। यह कहानी जो है दोस्तों एकदम काफ़ी ही रोचक तरीके से लिखा गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसको क्या कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से सुन रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है, अत्र महापुरुषा विद्वांसा चिंतकाश्च न विरला संति। यहाँ महापुरुष, विद्वान और चिंतकों का अभाव विरला न संति, यानी कि यहाँ पे अपने देश में ही खास करके यदि बात करें तो महान लोगों की, विद्वानों की, ठीक है, और चिंतकों की यहाँ पे कमी नहीं है। बस ये है कि लोग क्या करें, काम करना स्टार्ट करें और लोगों को प्रेरित करना स्टार्ट करें कि परोपकार की भावना अपने अंदर पालिए, स्वार्थ की भावना को हटाइए। बहुत सारे क्या है विद्वान हैं जिनको क्या करना है, लोगों को प्रेरित करना है, ठीक है, लोगों को क्या करना है, प्रेरित करना है, बुराई का साथ छुड़ा करके उसको अच्छाई के साथ क्या करना है, जाने के लिए प्रेरित करना है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि तेषाम कर्तव्य मिंदम यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वर्ती जनयेयु। यानी कि जो भी महान पुरुष है, महापुरुष है, विद्वान है, चिंतक है, उनका कर्तव्य क्या है, लोगों तक क्या करें, जाएं, समाज में जाएं, राज्य में क्या करें, भ्रमण करें और लोगों को परोपकार की भावना के लिए प्रेरित करें, ठीक है, लोगों को परोपकार की भावना के लिए प्रेरित करें, परोपकार की भावना का प्रचार प्रसार करें, ताकि लोग क्या हो, स्वार्थ की भावना को त्याग करके इस परोपकार की भावना को अपनाएं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे महापुरुषों की, विद्वानों की, चिंतकों की कमी नहीं है। बस उनको करना है, उनका कर्तव्य ये है कि वो लोगों तक जाएं, ठीक है, और उनको प्रेरित करें, परोपकार की भावना के लिए क्या करें, प्रेरित करें, ताकि लोग स्वार्थ में जो डूबे हुए हैं वहाँ से उस स्वार्थ की गंदी नाली से निकल करके और परोपकार की भावना को अपनाएं, ठीक है। इससे शांति की स्थापना होगी, ठीक है, इससे क्या होगी, शांति की स्थापना होगी। और स्वार्थ के कारण लोग अशांत जीवन व्यतीत करते हैं, ये आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है, शुष्कः उपदेशश्च न पर्याप्तः प्रत्युत तस्य कार्यान्वयञ्च जीवने अनिवार्यम। कि शुष्क उपदेशश्च, कि सिर्फ उपदेश सुनने और उपदेश दे देने से काम नहीं चलेगा, उस पर क्या करना होगा, कार्यान्वयन करना होगा, उसको अपने व्यवहार में लाना होगा, उसके बाद ही क्या है, बदलाव संभव है। फिर यहाँ पे आगे लिखा गया है कि उक्तवच ज्ञान भारम क्रिया बिना। यानी कि देखिए कहा भी गया है, क्योंकि कहा भी गया है कि ज्ञान जो है वो भार है क्रिया के बिना। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उपदेश दिए फिरते हैं, लेकिन आप अपना ही क्या करते हैं, उन कदमों पे चलते नहीं हैं, उन सब नियमों को पालन नहीं करते। लेकिन आप उपदेश दिए फिरते कि शराब नहीं पीना चाहिए, दूसरों का मतलब क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और दूसरे को उपदेश दे रहे हैं लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर ज्ञान है और वो ज्ञान जो है वो भार के समान है आपके अंदर, ठीक है। तो उपदेश दीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए और खुद भी क्या कीजिए, उस पर क्रियान्वयन कीजिए, उसके बाद ही बदलाव संभव है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि ज्ञान जो है वो भार होता है, किसके बिना, क्रिया के बिना। जब तक आप उस पर कार्य नहीं करेंगे वो ज्ञान भार के समान है। आगे यहाँ पे लिखा गया है, देशा नाम मध्य च विवादान समितुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य संस्था संति। अब देखिए यहाँ पे एक संस्था के बारे में भी बताया गया है जो क्या करता है, पूरे विश्व में शांति बहाल करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि देशा नाम मध्य, यानी कि देशों के मध्य, यानी कि देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की एक संस्था है जो इस पे क्या करती है, कार्य करती है। यदि किसी दो देशों के बीच किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो जाए तो उसको दूर करने का काम कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। और भी बहुत सारे संस्थाएं हैं, ठीक है, जो क्या करती है,
यदि दो देशों के बीच अशांति का वातावरण हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई क्या हो जाए, झंझट हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसको शांत करने का प्रयास करती है। जैसा देखिए, अब अपने गांव में ही किसी के दो व्यक्ति के बीच झगड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं, सरपंच साहब है ना, सरपंच साहब क्या करते हैं, दो व्यक्ति के बीच झगड़ा सुलझाने का काम करते हैं, फैसला करने का काम करते हैं पंचायती करके। उसी प्रकार से यदि किसी दो देश के बीच झगड़ा होता है तो उसका निवारण कौन करता है, उसके करवाहट को समाप्त करने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस पे कार्य करती है। आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है कि ताश्च काले काले आशंकितम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति, और यही काले काले यानी कि समय समय पर विश्व युद्ध को भी क्या करती है, शांत करने का काम करती है। विश्व युद्ध, जहाँ भी विश्व युद्ध आशंकित होता है कि भाई फलाने फलाने देशों में क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है, तो यही संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह जो ये संस्थाएं हैं, ये सब क्या करती है, उन चीज़ों को एक टेबल पे सभी को बैठा करके और उन सब चीज़ों को क्या करती है, सलटने का काम करती है, समाप्त करने का काम करती है। तो जहाँ भी विश्व युद्ध की आशंका होती है तो ये जो संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर जो भी संस्थाएं हो, वो सभी क्या करती है, जिस देशों के बीच युद्ध होने का आशंका होता है उसको बैठा करके और फिर टेबल पे उसका क्या करती है, मीटिंग करके और समाप्त करने का भी प्रयास करती है। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है, भगवान बुद्ध पूरा काले एव वैरन वैरस्य सनम असंभवम प्रोक्तवान। प्राचीन काल में, पूरा काल यानी कि प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था कि वैर से वैर को खत्म करना संभव नहीं है, यानी कि वैर से वैर को खत्म करना एकदम असंभव है। इसका एक ही उपाय है, शांति से क्या किया जाए, उस पर मिल बैठ के बात किया जाए, जो भी क्या है दिक्कत है वहीं से समाप्त होगा। ऐसा नहीं कि भाई फलाना यदि बंदूक ताने हुआ है तो हम भी तान दे, यहाँ से क्या हो जाएगा, वैर समाप्त हो जाएगा। यहाँ ऐसा संभव है ही नहीं। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है, अवैरेन करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवविति सर्वे मनन्यते। प्राचीन काल में तो भगवान बुद्ध ने कहा ही था कि वैर से वैर का क्या किया जा सकता है, खात्मा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है कि अवैरेन करुणया और मैत्री भावेन, यानी कि करुणा और मित्रता से ही वैर को खत्म करना संभव है। वैर को किससे खत्म किया जा सकता है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार से वैर समाप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने तो कहा ही था कि वैर से वैर को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि वैर को यदि वैर से समाप्त करना हो तो दो ही उपाय है, करुणा और मित्रतापूर्ण भाव। इसी से क्या किया जा सकता है, वैर को समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति, कि भारतीय नीतिकारों ने सही ही कहा है। क्या कहा है, यहाँ पे इस लाइन में हम लोग देखते हैं, अयम निजः प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अब देखिए, यहाँ पे लिखा था कि भारतीय नीतिकारों ने सही ही कहा है कि अयम निजः प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चितानाम तु वसुधैवम कुटुंबकम। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अयम निजी, ठीक है, कि यह मेरा है और यह दूसरे का है, ठीक है, यह मेरा है यह दूसरे का है। ऐसा जो गणना है वो क्षुद्र बुद्धि वाले लोग करते हैं। क्या करते हैं, क्षुद्र बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार लोग जो होते हैं, ठीक है, उदार हृदय वाले लोग जो होते हैं, वो ऐसा मान करके चलते हैं कि समस्त पृथ्वी क्या है, परिवार है। ये नहीं कि ये सिर्फ हमारे परिवार में 4 लोग हैं और बाकी सब जो है वो दूसरे है, ये इतना ये सामान हमारा है और ये दूसरे का है, तो चलो इसमें से चुरा लेते हैं। तो क्षुद्र बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो सोचेंगे कि इतना जगह मेरा है, ये फलाना का है। लेकिन जो उदार व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो उदार हृदय वाला व्यक्ति होता है, वो ये सोच के चलता है कि ये पूरा पृथ्वी क्या है, परिवार है, ये पूरा पृथ्वी परिवार है और उसका हम भी एक सदस्य हैं, ठीक है, ऐसा सोच के चलते हैं। जब आप पूरे पृथ्वी को क्या करेंगे, अपना परिवार मान लेंगे, तो आप बताइए अशांति रहेगा, नहीं रहेगा। अशांति अधिकतर आप देखते हैं क्या होता है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, यदि सब खुद को पूरा परिवार ही मान ले तो लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। आप गांव घर में देखेंगे तो झगड़ा होता है कि फलाना खेत हमारा ले लिया, चिलनवा हमारा यहाँ से काट लिया, तो इसके कारण होता है, ठीक है। लेकिन यदि व्यक्ति सोच ले कि चलो ये भी मेरा ही है, ये भी मेरा ही है, ठीक है, ये पूरा संसार ही क्या है, अपना परिवार है, तो ये इस तरह की झंझट ही खत्म हो जाएगी और अशांति का कोई यहाँ पे प्रश्न ही नहीं उठेगा। यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है, परपीडनम आत्मनाशाय जायते परोपकाराश्च शांति कारणम भवति। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बात लिखा गया है कि परपीडनम आत्मनाशाय जायते परोपकाराश्च शांति कारणम भवति, यानी
कि दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को परपीड़नम यानी कि दूसरों को, ठीक है, दूसरों को दुख पहुंचाना आत्मनाश के लिए होता है। यदि आप दूसरों का दुख पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आत्मा को नाश कर रहे हैं, आप अपने आत्मा का नाश कर रहे हैं, ठीक है। और परोपकार, परोपकार शांति का कारण होता है। क्या होता है? यदि आप दूसरों का उपकार करते हैं, यह क्या है? शांति का कारण है। आगे लिखा गया है कि अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशिम सामग्रीम च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते। यानी कि आज यदि दूसरे देश के संकट के समय में दूसरा देश क्या कर रहा है? सहायता राशि भेज रहा है या फिर सामान भेज रहा है, तो यह जो है विश्व शांति की दिशा में सूर्योदय के समान है, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों, जब भी अपने देश में यदि किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है तो अमेरिका वगैरह से देखिएगा बहुत सारा क्या होता है, सहायता राशि अपने लोग को भी दिया जाता है। या फिर दूसरे देश में, यदि नेपाल में जो हमसे छोटा देश है, सहायता आप किसका करेंगे? जो आपसे छोटा है उसी का सहायता कर पाइएगा ना, आर्थिक रूप से खास करके। तो जो यदि नेपाल में किसी प्रकार का कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गया, तो देखिएगा भारत क्या करता है? सहायता करता है। अफगानिस्तान में कुछ हो जाता है तो क्या करता है? भारत भी सहायता करता है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से क्या दिखता है कि कहीं ना कहीं विश्व शांति की दिशा में सूर्योदय हो रहा है और धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे क्या किया जा सकता है? विजय पाया जा सकता है। धीरे धीरे यदि इसी प्रकार से कारवां चलता रहा तो एक दिन जरूर ही क्या होगा? पूरे विश्व में शांति का वातावरण दिखेगा। चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और LGR स्टडी देखते रहिए, मचाते रहो।